हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 11 होगा PSCL एग्ज़ाम के लिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है उसमें से ही हम लोग प्रैक्टिस सेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है वो करवाते हैं इस चैनल पे। और साथ ही आज जो है मैं आप लोगों को कुछ टास्क भी दूंगा, जो आपको याद करके रखना है। और अगले बार जो प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट डे जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको पूछूंगा, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसलिए शेयर कीजिए। और टेलीग्राम पे आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ताकि जब एग्ज़ाम का डेट निकले तो जितने भी मैंने सीरीज करवाया हुआ है सबका कंपाइल करके मैं क्विज करवाऊँगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट रहेंगे। तो इससे होगा क्या, जो आपका भी कंपटीशन में पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और साथ ही जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट चलेगा, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जितने भी आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें जीके जी सबका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। तो चलते हैं आज का सेट देखते हैं कि आज क्या क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन से हम लोग बारी बारी से बात करेंगे सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी चढ़ा दिया था। आपको ये बताना है कि 18 वर्ष की उम्र में ही पश्चिम बंगाल का कौन सा क्रांतिकारी नेता था, क्रांतिकारी थे, जो कि अंग्रेजों ने उसको मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है सुखदेव थापर, योगेश चंद्र चटर्जी, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कौन सा ऐसा क्रांतिकारी थे जो 18 वर्ष की उम्र में जिसको अंग्रेज ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ऐसे थे जिनको 18 वर्ष की उम्र में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपको अब प्रश्न ये उठता है कि मुजफ्फरपुर में जो फांसी दिए थे उसमें मजिस्ट्रेट कौन थे और कौन से ईस्वी में दिए थे। तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को जो है मजिस्ट्रेट का नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड किंग्सफोर्ड के हत्या के आरोप में ये जो है आपको फांसी दिया गया था कि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड जो मजिस्ट्रेट है उसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दिया था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर जेल में। और अगर मैं बात करूँ कि फांसी के समय में उनकी उम्र कितनी थी, 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन थी। किसको 18 वर्ष की आयु में फांसी की सजा मिला था? मुजफ्फरपुर जेल में। खुदीराम बोस को उम्र कितनी थी? 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन। और कौन से ईस्वी में हुआ था? 11 अगस्त 1908 को। किसके हत्या के आरोप में? तो मजिस्ट्रेट जो थे किंग्सफोर्ड के हत्या के आरोप में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? यंडाबू की संधि, सालवाई की संधि, तितलिया की संधि और सुगेली की संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यंडाबू की संधि। यंडाबू की ये संधि हुई थी जिसमें अंग्रेज और बर्मिया के बीच हुई। किस संधि में? अंग्रेज और बर्मिया के बीच जो संधि हुआ था वो यंडाबू की संधि हुआ था और 1826 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने क्या किया था? असम को हड़प लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पूछा जाएगा कि असम को हड़प लिया था कौन से ईस्वी में? 1826 में। कौन सी संधि में? यंडाबू की संधि में अंग्रेज और बर्मियों के बीच में और क्या कहते हैं संधि हुई थी। और इस संधि से क्या हुआ था? प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ था वो युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? पुदीना, धनिया, सोआ, अजवाइन। ये ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुदीना। पुदीना जो है तना से उगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मिट्टी या पानी में जो कलमों से पुदीना उगाया जाता है, दो तरह से किया जाता है पुदीना का। ठीक है, और उसके बाद पुदीना जो अगर उगाया जाता है तो जड़ी बूटी किससे उगाया जाता है? तना से उगाया जाता है। पुदीना जो है तना से उगाया जाता है, बाकी जितने ऑप्शन है वो तना से नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसमें से पूछिए जड़ी बूटी कौन सा, और पुदीना जो है जड़ी बूटी में यूज होता है और इसका जो उगता है किससे? तना से उगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो गोवा पर कौन सा ईस्वी में कब्जा किया था? 1523, 1510, 1531, 1502 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी में।
1510 ईस्वी में क्या हुआ था कि थी गवर्नर जो थे अल्फोंसो डी अल्बुक ने गोवा पर स्थानीय लोग की मदद से गोवा पर जो है कब्जा कर लिया था। तो और गोवा जो है एशिया में पुर्तगाल का पहला प्रादेशिक अधिकार था। पुर्तगाल का जो है आपको गोवा जो है पूरा एशिया में पुर्तगाल का पहला प्रादेशिक अधिकार था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश बुद्धकूट में दिए थे? गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, गुरु नानक देव, रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे बुद्धकट में दिए थे। तो बुद्धकट में जो है गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर जो है गिद्ध चोटी जो है गिद्ध चोटी गिद्धकोट और गिद्ध चोटी, इसको पवित्र चोटी कहा जाता है के रूप में भी इसको जाना जाता है कि गिद्ध चोटी, और यहाँ जो हो गया गिद्धकोट। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? 321, 343, 335, 351। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 343। 343 अनुच्छेद में ये दिया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी जो है उसके साथ अंग्रेजी भी जो आधिकारिक सरकारी भाषा माना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन फ्यूज, स्विच, आर्थिक तार, वोल्टमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फ्यूज। फ्यूज एक घटक है। फ्यूज जो है आपको ये अगर मैं मानूं तो फ्यूज जो है एक ऐसा घटक है जो निश्चित मात्रा में अधिकतम मान तक विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। मतलब निश्चित मात्रा में जो है कांस्टेंट मात्रा में जो है आपको अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू तक जो है इसका विद्युत धारा प्रभावित होने देता है। और जिस बिंदु पर फ्यूज पिघल जाता है, जिस बिंदु पर फ्यूज पिघल जाएगा अगर गया तो उस समय में जो है सर्किट जो है वो टूट जाता है। और मैं बात करूँ कि फ्यूज का जो अगर के तार का गलनांक जो है वो जो है अगर पूछे क्वेश्चन कि फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है, फ्यूज के तार का गलनांक जो है कम होता है, बहुत कम होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? गुजरात, राजस्थान, बिहार, पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पंजाब, अरे बिहार। बिहार में जो है सोनपुर मेला लगता है, सोनपुर मवेशी मेला लगता है। और ये कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा में लगता है सोनपुर मवेशी मेला। अगर मैं मंथ की बात करूं, महीने की बात करूं तो नवंबर दिसंबर के महीने में इसका आयोजित किया जाता है ठंडा में। और इसको जो है हरिहर क्षेत्र मेला भी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है, पूरा एशिया में अगर सबसे बड़ा पशु मेला बोले तो ये सोनपुर मवेशी मेला है। और ये जो है अगर बात करें कि आमतौर पर ये होता है कितना दिन, 15 दिन से 1 महीना के अप्रॉक्स जो है ये मेला लगता है, ये बिहार में लगता है। अगले प्रश्न की ओर। अलीवाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1878, 1863, 1852, 1846। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1846 ईस्वी में। 1846 ईस्वी में क्या हुआ था? अलीवाल की लड़ाई हुई थी, जिसमें अब देखिए अलीवाल की लड़ाई हुई थी 1846 में कौन से तारीख को? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को हुआ था। किसके बीच में? उत्तरी भारत में ब्रिटिश के द्वारा, उत्तरी भारत में, नॉर्थ भारत में ब्रिटिश के द्वारा और सिख सेना के बीच लड़ाई हुआ था। अब अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था? हैरी स्मिथ किया था। किसमें? अलीवाल के युद्ध में, जो 1846 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और सिखों का नेतृत्व कौन किया था? रणजोध सिंह मंझिया ने किया था। तो अलीवाल का युद्ध 1846 ईस्वी अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था। अंग्रेज का नेतृत्व हैरी स्मिथ, सिखों का नेतृत्व रणजीत सिंह मंझिया, ईस्वी 28 जनवरी 1846 ईस्वी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमत तय की जाती है बाजार की कीमतें जिनसे नीचे नहीं गिर सकती है। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो डैश इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती है। ऑप्शन एक है जिला परिषद, ग्राम पंचायत, सरकार और सरपंच। कौन खरीदता है न्यूनतम, ये जो है न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सरकार। सरकार जो है खरीदती है। आपको अगर मान के चलिए फसल की न्यूनतम जो है आपको फसल अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती है बाजार की कीमतें जिनसे नीचे नहीं गिर सकती है। बाजार का जो कीमत है उससे अगर नीचे नहीं गिरता है तो इन कीमत पर जो है खरीदता है न्यूनतम गारंटी कीमत कौन खरीदता है? सरकार खरीदता है। चलते अगले प्रश्न की ओर।
टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है रिलेट करता है किससे? टापू नृत्य से। टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश, टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है जनजातियों का एक युद्ध नृत्य भी है। आदि जनजाति का जो है टापू नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये आदि जनजाति का युद्ध नृत्य भी है। और इसमें क्या होता है कि पुरुषों द्वारा इसके त्योहार में आपको क्या करता है, अरण के त्योहार में गांव से गांव, पूरा गांव जो है गांव के द्वारा बुरी आत्मा को दूर भगाने के लिए इसका यूज किया, मतलब इसका किया जाता है। बुरी आत्मा को दूर करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। और अगर बात करें कि कौन से डेट में किया जाता है, तो इसको 7 मार्च में टापू नृत्य झूम खेती के मौसम की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। झूम खेती जो होता है उसके खेती के मौसम के शुरुआत के लिए बनाया जाता है टापू नृत्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने डैश के रूप में कार्य किया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का वित्त आयोग, भारत की अस्थायी संसद, भारत का चुनावी आयोग। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की अस्थायी संसद। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत की अस्थायी संसद जो है इसके द्वारा कार्य किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करता है? नमक, नींबू का रस, बेकिंग सोडा, काली मिर्च। जो मधुमक्खी का जो डंक लगता है, मधुमक्खी जो काटता है, उसमें कौन सा जो है अपना रसोई घर में जो उपलब्ध कौन सा चीज़ है जो उसका डंक को बेअसर कर देगा? नमक है, नींबू का रस है, बेकिंग सोडा, काली मिर्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूज कीजिएगा, आपको डंक का जहर जो है खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये आपको जहर जो है बेअसर होने लगेगा, मतलब उतना असर नहीं करेगा। क्यों करता है? तो बेकिंग सोडा जो है क्षारीय घोल होता है। क्षारीय घोल जिससे क्या करता है, वो उसके जहर को जो है ना बेअसर करने लगता है और दर्द की सूजन को दूर करने में सक्षम होता है। इसलिए, और क्योंकि मधुमक्खियों में क्या होता है कि अम्लीय विषाक्त पदार्थ होते हैं, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्लीय विषाक्त पदार्थ होते हैं, तो बेकिंग सोडा का यूज करके ये बेअसर हो सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। उड़का डैश राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है? ऑप्शन है आपका कि उड़का कौन सा राज्य का पारंपरिक त्यौहार है, ये आपको बताना है। तमिलनाडु, सिक्किम, केरल, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि सिक्किम, केरल, ये आपको है असम हो जाएगा। इसका सही उत्तर असम हो जाएगा। ये जो है उड़का, ये आपको असम में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, रात का खाना बनाता है सब आदमी इकट्ठा होकर और जश्न मनाता है। उड़का पे लोग क्या करता है, जैसे लोग बांस हो गया, पत्तियाँ, फूस, ये सब जो है अस्थायी झोपड़ी से बना के वहाँ पर बनाता है और उसके बाद सब मिलके खाना, रात को खाना बनाता है और जश्न एंजॉय करता है। तो ये असम का जो है फेस्टिवल है उड़का। चलते अगले प्रश्न की ओर। महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुना से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में किस किले में नजरबंद करके रखी गई? किला मुबारक, गोविंदगढ़, शाहपुरी कंडी, आनंदपुर साहिबा। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको किला मुबारक में इसको नजरबंद करके रखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेगी? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश और असम जो है लोहित नदियां मिलेगी। कहाँ पे? सियांग और लोहित नदियां कहाँ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश और असम में। सियांग जो है आपको और लोहित नदियां कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश और असम में। चलते अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? प्रसिद्ध तमिलनाडु का कौन सा ऐसा कवि था जो कि महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? वीरमंगई वेलिंचार, पुलिथेवर, थिरनचिन्नमलाई, सुब्रमण्यम भारती। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सुब्रमण्यम भारती जो थे, आपको ऐसा तमिलनाडु के कवि थे जो महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था। तो और ये अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये जो हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़े थे। कौन? सुब्रमण्यम भारती। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? चमगादड़, खरगोश, चूहा, तिलचट्टा। इसका सही उत्तर हो जाएगा खरगोश। खरगोश जो है रात्रिचर नहीं है और बाकी जितना भी है, चमगादड़ रात में चल सकता है, मतलब रात में विचरण कर सकता है, चूहा कर सकता है, तिलचट्टा कर सकता है, लेकिन खरगोश जैसा है जो रात में आपको जो है आपको रात्रिचर प्राणी नहीं है। ये सब क्या करता है, रात में जागता है और दिन में सोता है। ये सब निशाचर इसको बोला जाता है कि चमगादड़, चूहा, तिलचट्टा है। और जैसे निशाचर जानवर की श्रेणी में चमगादड़ हो गया, चूहा हो गया, झालर होता है, आडवार्क होता है, तिलचट्टा होता है, उल्लू होता है, ये सब निशाचर है। जबकि खरगोश जो है संध्याचर। संध्याचर अगर मैं बात करूँ, संध्याचर कौन है?
तो इसको खरगोश हो जाता है। संध्याचर का क्या अर्थ होता है? जो सुबह और शाम के आसपास सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, सुबह और शाम के आसपास में सक्रिय होते हैं, उसको जो है संध्याचर कहा जाता है, खरगोश। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अर्को मिलेगा? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अर्को है, अर्को स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश में है। इसको जनरली जो है क्या बोला जाता है? आंध्र का ऊटी कहा जाता है। और अराकू जो है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये अर्को नहीं अराकू होना चाहिए। ये अर्को पूर्वी घाटी में आपको जो है स्थित है। ऊपर हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्वी भाग में जो है अराकू अवस्थित है। इसको क्या बोला जाता है? आंध्र का ऊटी कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। तो आज के लिए जो है आपको आपका कितना स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज का जो आपको टास्क मिला है, जितने भी आपको जो है नेशनल पार्क है, ये आप याद करिएगा, किसी भी बुक से याद कीजिएगा, गूगल से कीजिएगा, जैसे भी आपको याद करना है। मैं अगले प्रैक्टिस सेशन में जो है आपको कभी भी बीच में क्वेश्चन पूछ लूँगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आज का जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? शुष्क मृदा, नदी की जलोढ़ मृदा, और खारी मृदा, और चिकनी दोमट मृदा। ये आपको ऑप्शन जो है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।